हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर व्यवसाय के नवोदित माध्यम या इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इस पाठ के अंतर्गत अगला टॉपिक पढ़ेंगे बाह्य साधन सेवाएं या आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति सीमित होती है या उसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, उसी प्रकार से किसी व्यवसाय की भी कार्य क्षमता और गुणवत्ता सीमित होती है। इस सीमितता के लिए कुछ विकल्प व्यवसाय के पास होते हैं और यदि उन विकल्पों के द्वारा कुछ सेवाएं व्यवसाय लेता है अपने लिए, तो ये बाह्य साधन सेवाएं कहलाती हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारा विद्युत निर्माण क्षेत्र है, एमपीईबी है, वो विद्युत तो बनाता है, वितरण भी करता है, लेकिन यदि बिल बनाने और मीटर रीडिंग करने के लिए उसने किसी संस्था को अपना ठेका दे दिया है, तो ये कहलाता है बाह्य साधन सेवाएं। यानी यदि ये सेवाएं वो स्वयं करता है तो उसको वो बहुत महंगी पड़ती है, और यदि वो यही सेवाएं बाहर से करवाता है तो कम लागत में ये काम हो जाता है और वस्तु का मूल्य भी कम हो जाता है। इससे वस्तु की अच्छी गुणवत्ता उपभोक्ताओं को मिलती है, लेकिन वो कम मूल्य पर मिल जाती है। इसलिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज का उपयोग किया जाता है। आवश्यक नहीं है कि हर एक व्यवसाय आउटसोर्सिंग सर्विसेज का उपयोग करे, लेकिन यदि वो इस प्रकार से करता है, किसी संस्था या किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा अपने छोटे मोटे कामों के लिए यदि वो दूसरे संस्था या व्यक्ति से मदद लेता है, तो उसको उसी कार्य को करने में जितनी लागत लगना हो वो लागत कम हो जाती है और वस्तु कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को मिल जाती है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं गार्नर के अनुसार। तो बाह्य स्रोतीकरण सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक या एक से अधिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बाह्य आपूर्तिकर्ता को सौंप देता है, जो परिभाषित एवं मापनीय निष्पादन सिद्धांत के आधार पर चुनी हुई सेवाओं का प्रशासन एवं प्रबंध करता है। यानी जो दूसरी संस्था होगी वो किसी भी प्रक्रम के द्वारा दी गई जितनी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं का प्रशासन देखते हैं और प्रबंधन देखते हैं और उस मुख्य प्रक्रम की सहायता करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बाह्य साधन सेवाओं की विशेषताएं या प्रकृति। इसके पहले हम थोड़ा हमारे यहाँ पर भारत में कौन सी, इनको इंग्लिश में बीपीओ कहते हैं। हमारे यहाँ पर भारत में 15 बीपीओ कंपनीज हैं जो दूसरे कंपनीज की सेवाएं करती हैं या मदद करती हैं, जैसे जेनपेक्ट, विप्रो बीपीओ, आईसीआईसीआई वन सोर्स, प्रोजियन, एक्सेल सर्विस होल्डिंग्स, इंफोसिस बीपीओ, जीटीएल, ट्रांसवर्क्स, डब्ल्यूएनएस, एचसीएल बीपीओ सर्विसेज, आईबीएम दक्ष, एजिस बीपीओ सर्विसेज, 24/7 कस्टमर, इंटरनेट ग्लोबल सर्विसेज और टीसीएस बीपीओ। ये दूसरे कंपनियों के कुछ कार्यों को करने का कार्य करते हैं भारत में। इसमें विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक बाह्य साधन सेवाओं की प्रकृति या विशेषता। इसमें पहली है सस्ती सेवाएं। यदि बाह्य साधनों से सेवाएं ली जाती हैं तो उसमें कम लागत लगती है। यदि यह कार्य उत्पादन संस्था स्वयं करती है तो लागत ज्यादा होती है। ये हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं
कि यदि कोई कर्मचारी 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रहा है, मानते हैं, और उसी से यदि पैकिंग का काम या यहां से वहां उठाकर रखने का काम या फिर कहीं दूसरी जगह भेजने का काम करवाया जाए तो वो 400 रुपए प्रतिदिन में ये काम करेगा। और यदि हम बाह्य साधन सेवाओं को ये कार्य दे देते हैं तो 100 या 150 रुपए प्रतिदिन पर भी लेबर प्राप्त हो जाएगी। इससे सस्ती सेवाएं भी प्राप्त हो जाती हैं और रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है कुछ लोगों को। तो सेवाएं सस्ती होने के कारण इन सेवाओं का उपयोग जहां किया जाता है उन वस्तुओं के मूल्य भी कम हो जाते हैं। फिर है व्यवसाय में वृद्धि। तो बाह्य साधनों से कार्य करवाने से व्यवसाय का कार्य शीघ्र हो जाता है और इससे व्यवसाय के क्षेत्र में और मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। फिर है विशिष्टीकरण सेवाएं। यदि बाहरी कंपनी को कार्य दिया गया है तो वो बाहरी कंपनी विशिष्टता प्राप्त कर लेती है उस कार्य पे और विशिष्टता का लाभ कंपनी को मिलने लगता है। अगला है उच्च जीवन स्तर। बाह्य सेवाओं से नागरिकों के उच्च जीवन स्तर में उत्तम किस्म की सेवाएं प्राप्त करता है और जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है। फिर है प्रमुख कार्य पर ध्यान। जो उत्पाद से संबंधित छोटे छोटे कार्य हैं, यदि वो बाह्य संस्थाओं को दे दिए जाए तो जो मुख्य उत्पादन का कार्य है उस कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देकर कार्य अच्छे से करवाया जा सकता है। फिर है अनुभव का लाभ। बाह्य संस्थाएं अपने कार्य में अनुभवी रहती हैं और इससे कार्य करवाने से इनके अनुभव और कुशलता का लाभ मिलता है। हमारा अगला टॉपिक है बाह्य साधन सेवाओं के आवश्यक तत्व या 7 C's। यहाँ पर 7 C's है, यानी ये C जो है ये 7 C हैं। C के से प्रारंभ होने वाले कुछ शब्द हैं जो इन बाह्य सेवाओं के आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। इनको 7 C's कहते हैं। इसमें सबसे पहला है मूल निपुणता या कोर कंपेटेंसी। इसमें कंपनी को अपनी मूल निपुणता क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए, यानी वो किस क्षेत्र में महारत रखता है ये पहचान उसको बनानी होती है। ये पहला सी हो गया। दूसरा है बाह्य स्रोतीकरण फर्म को अपने कार्य पर नियंत्रण होना चाहिए। बाह्य स्रोतीकरण फर्म के कार्य पर जो भी कंपनी बाह्य स्रोत को कार्य दे रही है उस कंपनी में ने इस बाह्य साधन सेवाओं पर कंट्रोल करना चाहिए या नियंत्रण करना चाहिए। अगला है झगड़ा। बाह्य स्रोतीकरण फर्म की वही कार्य प्रतियोगी कंपनी के लिए भी कर सकती है। यदि किसी कंपनी ने किसी दूसरी बाह्य कंपनी को पैकिंग का चार्ज दिया है तो आवश्यक नहीं है कि वो जो बाह्य स्रोत वाली कंपनी है वो केवल एक ही प्रोडक्ट का पैक करे, वो कुछ अन्य लोगों के भी सामान का पैकिंग कर सकती है। तो ऐसे समय झगड़ा होने की संभावना होती है। तो इस झगड़े को भी स्पष्ट, इस झगड़े से बचने की भी आवश्यकता होती है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अगला है निरंतरता, कंटिन्यूटी। बाह्य स्रोतीकरण फर्म की सेवाओं में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज सेवा दी है कल नहीं दी फिर परसों दे दी, ऐसा होगा तो कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। फिर है कॉन्ट्रैक्ट या ठेका। तो बाह्य स्रोतीकरण फर्म को ठेका देते समय कार्य की अवधि निश्चित कर लेना चाहिए। यानी जब ठेका दिया जा रहा है किसी भी कार्य का तो उसको उस एक निश्चित अवधि दे देनी चाहिए कि इस अवधि में हमारा कार्य करके हमको पूरा मिलना चाहिए। फिर है साख या क्रेडिबिलिटी। बाह्य स्रोतीकरण फर्म की साख की भी जांच कर लेनी चाहिए। यानी
वो यदि ये कार्य करती है तो अन्य कंपनियों के माध्यम से ये पता लगाना चाहिए कि उस कंपनी की मार्केट में क्या साख है। फिर है अंतिम सी है कॉस्ट या लागत। तो बाह्य स्रोतीकरण फर्म के कार्य की लागत सुनिश्चित समुचित होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए और न ही ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा बाह्य स्रोतों के द्वारा कार्य कराने का, और बहुत ज्यादा कम होगी तो भी ये उस कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा जो बाह्य स्रोत वाली कंपनी है। तो अभी हमने देखा कि बाह्य साधन सेवाओं के आवश्यक तत्वों में 7 C किस प्रकार कार्य करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बाह्य साधन सेवाओं में शामिल जोखिम, यानी दूसरों को यदि काम दिया जाए तो उसमें जोखिम तो है। किन किन बातों के लिए जोखिम हो सकती है? इसमें पहला है सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं, यानी बाह्य स्रोतीकरण फर्म पूरी तरह से सेवा ग्राहकता कंपनी की संस्कृति, जरूरतों और अपेक्षाओं से अवगत नहीं हो सकती। यानी वो जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही दूसरे कंपनी को, तो जिस कंपनी का माल है उस कंपनी के बारे में बहुत गहराई से वो लोग नहीं जानते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी जो सेवा दी जाती है उसकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं हो पाती। फिर इसमें दूसरी जोखिम है कि गोपनीयता को खतरा हो सकता है। कंपनी की कुछ ऐसे संवेदनशील जानकारियां जो ग्राहकों को नहीं पता होना चाहिए, वो भी इन बाह्य साधन सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को पता चलने का डर हमेशा बना रहता है, गोपनीयता को खतरा रहता है। फिर तीसरी जोखिम है सक्षम और उपयुक्त फर्म पता लगाना कठिन हो जाता है। यानी किस फर्म को काम दिया जाए, क्या वह फर्म जिसको काम दिया जा रहा है वो हमारा जो दिया गया काम है वो सक्षमता पूर्वक और उपयुक्त तरीके से कर पाएगी कि नहीं, ये चुनना या ये पता लगाना किसी कंपनी के बारे में कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी बाह्य सेवाओं में शामिल जोखिम देखी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।